नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक नया नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग करने के लिए आपके पास सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए आपका वर्ड पावर और साथ ही साथ ग्रामर की समझ। तो इस न्यूज़ के माध्यम से हम यही करने की कोशिश करेंगे, आपका वर्ड पावर बढ़ाएंगे, साथ ही साथ ग्रामर के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को भी कवर करेंगे, ताकि जब आपकी न्यूज़ ताकि जब आप कोई इंग्लिश रीडिंग करें तो आपको सेंटेंस पूरा समझ में आए, आधे अधूरे नहीं। तो आज हम वोकैबुलरीज और ग्रामर दोनों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिया है न्यूज़ द हिंदू से। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के फॉन्ट छोटे होते हैं, तो उस फॉन्ट को बड़ा करने के लिए मैंने इसे अपने नोट में ले लिया है, ताकि आपको अच्छी तरह मैं समझा सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, स्टिल अभी भी, ड्रिवन बाय, ड्रिवन का मतलब होता है क्रियान्वित होना, तो क्रियान्वित हुआ है, यानी कि अभी भी क्रियान्वित हो रहा है। किससे हो रहा है? बाय फिगर्स फ्रॉम 2011 सेंसस। फिगर्स मतलब आंकड़े, तो आंकड़े कहाँ के आंकड़े? 2011 के जनगणना के आंकड़ों से अभी भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संचालित हो रहा है, क्रियान्वित हो रहा है। ऐसा कहा है लॉयर ने, वकील ने। किससे कहा है? सुप्रीम कोर्ट से। तो ये फ्रेंड्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? ड्रिवन का, क्रियान्वित होने का काम हो रहा है। और ये है पैसिव स्ट्रक्चर। जब भी न्यूज़ लिखते हैं तो उसमें पैसिव स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम उसके हेल्पिंग वर्ब को अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तुरंत दिख रहा है वर्ब थ्री फॉर्म। ठीक है। तो स्टिल, स्टिल ये है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब है, यानी कि ये कोई ना कोई वर्ब को और क्वालिफाई कर रहा है। तो ये किसे क्वालिफाई कर रहा है? ड्रिवन को, ड्राइव को। ठीक है, ये ड्राइव का वर्ब थ्री फॉर्म है, जिसका मतलब होता है क्रियान्वित करना यहाँ पर। ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी अभी भी क्रियान्वित हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? फिगर्स के द्वारा, आंकड़ों के द्वारा, फ्रॉम 2011 के सेंसस से। लॉयर टेल्स, अब देखिए यहाँ पे लॉयर है सिंगुलर फॉर्म पे। ठीक है, और टेल्स है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वर्ब में देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, और ये वर्ब वन है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हमें पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा जाता है, उसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट की बातों को कहना। तो किसी भी हेडलाइन को, पास्ट इंडेफिनिट हेडलाइन को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो ये न्यूज़ का स्पेशल रूल होता है, आपको ये जानना चाहिए कि एवरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखने का एक रूल फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे यही रूल फॉलो किया है। तो लॉयर ने कहा है, कहने का मतलब है हम इसे क्या समझेंगे? लॉयर ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट को। आई होप आपको ये पूरा बातें समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मौखिक रूप से, ओरली का मतलब मौखिक रूप से, रिमार्क्ड कहा, रिमार्क का मतलब कहा, कि अ लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, अब ये दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है दीर्घकालीन, रिस्पॉन्स समाधान, रिस्पॉन्स का मतलब समाधान, टू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मतलब समस्या, किसका समस्या? खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान, दीर्घकालीन समाधान। वास था, क्या था? जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट का मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना, सृजन करना। क्या सृजन करना? रोजगार को। जबकि, इवन एस मतलब जबकि, एडवोकेट प्रशांत भूषण, प्रशांत भूषण कौन है यहाँ पे? वकील है, ने कहा, क्या कहा? द फूड सिक्योरिटी एक्ट जारी है। क्या जारी है? टू बी ड्रिवन, अब ये देखिए यहाँ पे टू बी ड्रिवन पैसिव फॉर्म पे है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट क्रियान्वित होना जारी है। किसके द्वारा? कौन से फिगर के द्वारा? 2011 के सेंसस के द्वारा। तो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के द्वारा फूड सिक्योरिटी एक्ट अभी भी जारी है क्रियान्वित होना। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है सब्जेक्ट, ये है मेन नाउन। ऑन मंडे, ऑन मंडे देखिए यहाँ पे ऑन के बाद जब भी कोई वीक का डे आएगा वहाँ पे हम लोग ऑन लगाएंगे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो ऑन के बाद आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वीक के कोई भी डे ऑन से ही चालू होंगे। और ये प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन इतना है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। जब भी कोई प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है तो ऑन का ऑब्जेक्ट के यहाँ पे मंडे। ओके, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एग्जेक्टिव के रूप में काम करेंगे या एडवर्ब के रूप में? तो एग्जेक्टिव के रूप में तब काम करेंगे जब ये किसी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे, उसे और डिस्क्राइब करे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। सुप्रीम कोर्ट कब? मंडे को। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मंडे को। तो ये टोटल पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज एक नाउन फ्रेज बन गया है सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन फ्रेज होगा है नाउन फ्रेज।
और ये टोटल नाउन फ्रेज कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओरली, ओरली यहाँ पे ओरली है एडवर्ब, क्योंकि ये इस वर्ब को, आगे वाले वर्ब को और डिस्क्राइब कर रहा है, किस तरीके से रिमार्क किया यानी कि कहा। और ये रिमार्क क्या है, वर्ब टू फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो ओरली मौखिक रूप से कहा कि, अब देखिए यहाँ पे डेट क्या है, यहाँ पे डेट है कंजंक्शन। ठीक है, तो ये एक नए सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ रहा है, तो नया सेंटेंस कहाँ है, यहाँ पे ये है। अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है समाधान। ठीक है, तो दीर्घकालिक समाधान, तो ये मेन नाउन, ये मेन सब्जेक्ट, यह कह सकते हैं नाउन। ठीक है, तो ये मेन नाउन है, इसको और क्वालिफाई किया है ये एडजेक्टिव लॉन्ग टर्म, अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे और इस नाउन को और क्वालिफाई कर रहा है इसके बाद का भी सेंटेंस। देखिए, टू प्रॉब्लम्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये टू प्रॉब्लम्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, अब ये ऑफ फूड सिक्योरिटी, ऑफ का ये है मेन ऑब्जेक्ट फूड सिक्योरिटी, और प्रॉब्लम का, तो ये है पूरा का पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज ये, और यहाँ पे ये हो गया एक प्रीपोजिशन फ्रेज टू प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए नाउन का ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्रेज है। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज यहाँ से चालू होके यहाँ तक है, और जो भी नाउन फ्रेज हो सकते हैं वो सब सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है ये। और क्योंकि रिस्पॉन्स हमारा सिंगुलर फॉर्म पे, इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाया है। ठीक है, तो ये है वाज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, वाज के बाद उसके ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो ये टू जनरेट, टू जनरेट को मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। जब भी कोई टू के बाद वर्ब वन फॉर्म आता है तो वो इन्फिनिटिव का काम करता है। ठीक है, इन्फिनिटिव, और जब कोई इन्फिनिटिव का काम करता है इसका मतलब वो हमारे लिए नाउन का भी काम कर सकता है। इन्फिनिटिव के बराबर है नाउन। ठीक है, नाउन है मतलब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों बन सकता है। ठीक है, तो अभी हमारा इन्फिनिटिव क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है। टू जनरेट करना, जनरेट क्या करना, एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जनरेट के बाद एम्प्लॉयमेंट है, एक और नाउन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटिव के बाद जितने भी इसके ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, वो भी एक हिसाब से नाउन फ्रेज ही होंगे। अगर इन्फिनिटिव के बाद कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उस इन्फिनिटिव के बारे में बता रहा है, तो ये जनरेट का और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्या जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया, और नाउन फ्रेज के पास ये शक्ति होती है कि वो ऑब्जेक्ट भी बन सके। सब्जेक्ट तो बन गया है जैसे कि आपने देखा, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है नाउन फ्रेज। तो ये नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इवन एस, जबकि, इवन एस का मतलब होता है जबकि, जबकि वकील प्रशांत भूषण, अब देखिए यहाँ पे वकील प्रशांत भूषण की कोई बात को इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। ऐसे जब भी आए ना, जो सेड आता है, क्वेश्चन आता है, आस्क्ड आता है, ऐसे जब लिखा रहता है कोई पर्सन के बारे में कि कोई पर्सन ने कहा, प्रश्न पूछा या अपनी बातें बताई। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो तरीके से आ सकता है। एक तो उनकी बातों को जैसा लिख दो वैसे ही आ जाएगा, और जैसे तब आता है जब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा आता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से अगर यहाँ तक हो गया मान के चलो, तो उनकी बातों को डायरेक्ट वे पे या डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। नरेशन में आप इसे पढ़ोगे तो प्रशांत भूषण ने जैसा कहा वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप इन्वर्टेड कॉमा ना लगाएं, और जैसा उन्होंने कहा है उसे इनडायरेक्ट वे में लिख दीजिए। तो इनडायरेक्ट वे में लिखने का ये तरीका है कि हमें डायरेक्ट टेंस में लिखे हुए प्रेजेंट इंडेफिनेट की चीज़ों को पास्ट इंडेफिनेट में बदलना होता है, जैसे कि इसमें किया गया है। कॉन्टिन्यू का हो गया कॉन्टिन्यूड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट वे पे लिखा गया है, यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यानी कि उनकी बातों को, डायरेक्ट बातों को इनडायरेक्ट वे पे हम लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं नरेशन की तरीके से। तो कंटिन्यू का हो गया कंटिन्यूड, टू बी ड्रिवन बाय फिगर्स फ्रॉम 2011 सेंसस। तो इस सेंटेंस का पूरा अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान रोजगार पैदा करना है। जबकि वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 की जनगणना के आंकड़ों से संचालित होता रहा है। आई होप आपको काफी चीजें समझ में आई होगी। मिस्टर भूषण आर्ग्यूड दैट, मिस्टर भूषण, अब देखिए यहाँ पे मिस्टर भूषण आर्ग्यूड दैट के बाद यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, यानी कि मिस्टर भूषण की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। अगर डायरेक्ट स्पीच में बातों को लिखा जाता तो एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ होता और एक इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस के अंत में होता, और यहाँ पे सेंटेंस बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा है नहीं है, मतलब हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में
लिखा गया मिस्टर भूषण की बातों को। तो मिस्टर भूषण ने तर्क दिया कि द कैलकुलेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, गणना, कैलकुलेशन का मतलब गणना, किसका? खाद्यान्न की गणना। फूड ग्रेन्स का मतलब होता है खाद्यान्न। फूड ग्रेन्स की गणना डिस्ट्रीब्यूटेड, अभी देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, ये फूड ग्रेन्स की स्पेशल क्वालिटी बता रहा है। ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का काम होता है अपने पास के नाउन को क्वालिफाई करना। तो ये है एग्जेक्टिव। तो ये वर्ब थ्री फॉर्म है और ये एग्जेक्टिव है जो कि इसे क्वालिफाई कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल एग्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं और इसे क्वालिफाई कर रहा है फूड ग्रेन को। तो ये बता रहा है कि फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, यानी कि वितरित किया जाता है। कहाँ पे? स्टेट्स में, राज्यों में। किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। किसके अधीन? अंडर मतलब अधीन। किसके अधीन? NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अधीन। बैंक्ड ऑन, बैंक्ड ऑन फ्रेजल वर्ब है और ये वर्ब टू फॉर्म पे है। बैंक ऑन का बैंक्ड ऑन हो गया, ठीक है। और ये वर्ब टू फॉर्म है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को लिख दिया गया है। लेकिन मिस्टर भूषण ने क्या किया होगा? मिस्टर भूषण ने कहा होगा बैंक ऑन, और बैंक ऑन यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की चीजों को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया गया सेंटेंस में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट की बातों को पास्ट की बातों में तब्दील कर दिया जाता है। तो इसलिए बैंक ऑन आधारित है। अ सेंसस कैरिड आउट, एक सेंसस जनगणना कैरिड आउट। अब जनगणना के बाद फिर से देखिए कैरिड आउट, कैरिड आउट का मतलब होता है संपादित करना, संपन्न करना। तो ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये भी वर्ब थ्री फॉर्म है। कैरी आउट का हो गया कैरीड आउट, और ये सेंसेस का स्पेशल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये सेंसेस का क्वालिफाई कर रहा है। ये फिर से एग्जेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो सेंसेस को कैरी आउट यानी कि जनगणना जिसे क्रियान्वित किया गया है। कब क्रियान्वित किया गया है? ओवर 30 ईयर्स अगो। ओवर का यहाँ पे मतलब है ज्यादा। किससे ज्यादा? 13 साल से भी ज्यादा हो गए हैं सेंसस जनगणना को संपादित किए हुए, संपन्न किए हुए। मील वाइल, इसी दौरान, मील वाइल का मतलब इसी दौरान। द पेंडेमिक हैड हैपेंड, इसी दौरान। द महामारी, पेंडेमिक का मतलब महामारी। हैड हैपेंड, हैपेंड मतलब हुआ। तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, ओके। तो मिस्टर भूषण ने यहाँ पे तर्क दिया कि जो गणना है, किस चीज की गणना? खाद्यान्न की गणना। तो ये खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है स्टेट को, राज्य को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है सेंटर द्वारा। किसके अधीन? इस नियम के अधीन, NFSA के अधीन। वो आधारित है, एक जनगणना पर आधारित है। और ये जनगणना कब संपादित की गई थी? 13 साल से भी ज्यादा अधिक समय हो गए। मीनवाइल, इसी दौरान पेंडेमिक आ गया था। आई होप आपने इसे समझा होगा। द कोर्ट वाज हियरिंग, कोर्ट सुनवाई कर रहा था, ठीक है। क्या सुनवाई कर रहा था? असू मोटो केस। सू मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान पे लेना। तो असू मोटो केस स्वतः संज्ञान मुद्दे पर सुनवाई कर रहा था, जो कि आधारित था, किस पर आधारित था? खाद्य सुरक्षा पर। तो खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी वो सुनवाई कर रहा था। स्पेशली फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, विशेषकर किसके लिए? प्रवासीय वर्करों के लिए, प्रवासीय मजदूरों के लिए। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। द केस वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन पेटिशंस फाइल्ड बाय एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, हर्ष मानदेर एंड जगदीप छोकर, रिप्रेजेंटेटेड बाय मिस्टर भूषण। अब देखिए यहाँ पे लिखा है जो मुद्दा है, द केस वाज बेस्ड ऑन, तो केस था ओरिजिनली, ओरिजिनली का मतलब होता है मूल रूप से। तो मूल रूप से ये बेस्ड था, आधारित था, ठीक है। बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधारित था। किस पे आधारित था? एक पेटिशन पे, याचिका पर, जिसे दायर किया गया था। फील्ड मतलब दायर करना। किसके द्वारा दायर किया गया था? कार्यकर्ता, एक्टिविटीज का मतलब होता है कार्यकर्ता, अंजलि भारद्वाज, हर्ष मानदेर और जगदीप छोकर के द्वारा यह याचिका दायर किया गया था। रिप्रेजेंटेटेड बाय, प्रतिनिधित्व किया गया, किसके द्वारा? मिस्टर भूषण द्वारा। तो मिस्टर भूषण जो कि वकील हैं, इन्होंने इन तीनों एक्टिविस्ट का केस लगा था, ठीक है। सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है मांग करते हुए। क्या मांग करते हुए? डायरेक्शंस को, निर्देश को। किससे? सेंटर से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फूड सिक्योरिटी, नगद हस्तांतरण और अदर वेलफेयर मेजर, मेजर का मतलब होता है यहाँ पे उपाय, तो कल्याणकारी उपाय। किसके लिए? डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट वर्कर। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है संकटग्रस्त, संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों के लिए, जो कि किसके दौरान थे? सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक। तो कोरोना काल के जो सेकेंड वेव था, उसके दौरान के जो संकटग्रस्त प्रवासी मजदूर थे, उनके कल्याण के लिए उपाय, कैश ट्रांसफर और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए मिस्टर भूषण ने मांग की है
डायरेक्शन की, निर्देशन की सेंटर से और स्टेट से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ग्रामर देखते हैं। द कोर्ट वाज हियरिंग, तो यहाँ पे द कोर्ट हो गया सब्जेक्ट, वास हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, हियरिंग हो गया यहाँ पे हमारा मेन वर्ब। ठीक है, तो वास हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनवाई कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये सू मोटो केस। तो ये हो गया हमारा केस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट सू मोटो केस, क्योंकि वो सुनवाई कर रहे थे। ऑन फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी कि नाउन को और क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि ये नाउन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो कुल मिला के ये यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज के पास ये पावर है कि वो ऑब्जेक्ट बन सके। तो ये कुल मिला के इस सेंटेंस का पूरा ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। ठीक है, स्पेशली विशेषकर किसके लिए? माइग्रेंट प्रवासी मजदूरों के लिए। द केस वाज ओरिजिनली बेस्ड ऑन पिटीशन, तो ये मामला आधारित था, मूल रूप से आधारित था किस पे? पिटीशन पे, याचिका पर। अब देखिए यहाँ पे पिटीशन है एक नाउन। ठीक है, नाउन के बाद यहाँ पे वर्ब 3 क्या कर रहा है, तो आइए देखते हैं इसे। तो फील, फील है यहाँ पे वर्ब 3 फॉर्म। ठीक है, और ये हो गया है पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट पार्टिसिपल आता है तो वो कोई ना कोई नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, तो ये एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइल पिटीशन की एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि इसे दायर किया गया है, किसके द्वारा दायर किया गया है? एक्टिविस्ट भारद्वाज, अंजलि भारद्वाज, हर्ष मानदेर और जगदीप छोकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बाद फिर से ये सेम आया है, वर्ब 3 फॉर्म आया है। देखिए यहाँ पे वर्ब 3 फॉर्म है, तो मतलब ये फिर से एग्जेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो इन तीनों को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्जेक्टिव का काम ही क्या है? नाउन को क्वालिफाई करना। तो ये रिप्रेजेंटेटेड क्वालिफाई कर रहा है अंजलि भारद्वाज, हर्ष मानदेर और जगदीप छोकर को। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, एग्जेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, और ये हो गया मिस्टर भूषण। अब देखिए यहाँ पे फिर से सीकिंग है। सीकिंग वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी मेन काम होता है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देना। तो मिस्टर भूषण के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो क्या एक्स्ट्रा डिटेल दे रहा है कि मिस्टर भूषण मांगते हुए, क्या मांगते हुए? डायरेक्शन मांगते हुए टू सेंटर, केंद्र से और राज्य से, यह सुनिश्चित करने के लिए, टू इंश्योर करने के लिए कि फूड सिक्योरिटी, कैश ट्रांसफर और अदर वेलफेयर जो मेजर है वो किसके लिए? डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट वर्कर के लिए ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। तो आई होप आपको काफी चीज समझ में आ रहा होगा कि कैसे मिस्टर भूषण के बारे में भी हम बताने के लिए वर्ब प्लस आईएनजी का यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो ये भी एग्जेक्टिव है, वर्ब प्लस आईएनजी। हालांकि वर्ब प्लस आईएनजी जीरन भी होता है, लेकिन हमने जीरन का यूज यहाँ पे नहीं किया। यहाँ पे अभी हमने मिस्टर भूषण की विशेषता बताने के लिए इसका यूज किया है। जीरन का यूज तब करते हैं जब हमें वर्ब प्लस आईएनजी को नाउन बनाना होता है, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे केवल मिस्टर भूषण की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग, अब देखिए यहाँ पे हियरिंग, यहाँ पे वर्ब 1 प्लस आईएनजी है, मतलब कि ये जीरंड है, ये नाउन के रूप में आए। और यहाँ पे हमने देखा था ये एडजेक्टिव के रूप में आए। तो वर्ब प्लस आईएनजी एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में, दोनों के रूप में काम कर सकता है। जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब नाउन के रूप में आता है तो उसे हम बोलते हैं जीरंड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग, कोर्ट की सुनवाई के दौरान किसके सामने? अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत। अ बेंच, तो एक बेंच है और ये बिफोर का मतलब सामने होता है। तो ठीक है, तो एक बेंच के सामने हियरिंग हो रही थी कोर्ट में, जिसे हेड कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे कौन? जस्टिस सूर्यकांत। मिस्टर भूषण सेड, अब देखिए यहाँ पे फिर से इनडायरेक्ट फॉर्म पे लिखा गया बातों को, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे कि मैंने आपको बताया है द प्रॉब्लम वास, तो ये उन्होंने कहा होगा इस, जिसका हो गया वास, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में था, पास्ट इंडेफिनेट में कर दिया गया है। ठीक है, दैट अ सेंसस हैड नॉट बीन हेल्ड इन 2021, हैड नॉट बीन हेल्ड, तो मिस्टर भूषण ने कहा होगा हैव नॉट बीन हेल्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। या आप नरेशन में पढ़ोगे, अगर आपने नरेशन पढ़ लिया होगा तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच को आप समझ जाएंगे अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो जो नरेशन पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत आसान लग रहा होगा। तो मिस्टर भूषण ने कहा है, क्या कहा है? जो प्रॉब्लम है, समस्या है कि सेंसस जनगणना हैड नॉट बीन हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है आयोजित होना। क्या? तो सेंसस आयोजित नहीं हुआ है। तो कब से नहीं हुआ है? 2021 में नहीं हुआ है। सेंसस यानी कि जनगणना नहीं हुआ है, यही है प्रॉब्लम, ऐसा मिस्टर भूषण कह रहे हैं। कब कह रहे हैं?
सुनवाई के दौरान। इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में, जब से सिंस के साथ हम लोग कोविड लगाए, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है यहाँ पे, कोई घटना, कोविड की घटना। तो सिंस कोविड के समय से द सिचुएशन ऑफ द पुअर इन द कंट्री हैज वर्सनड। देखिए यहाँ पे सीनियर लॉयर सबमिट है, सीनियर लॉयर यहाँ पे क्या है, प्रशांत भूषण ही है, ठीक है। तो उनकी बातों को यहाँ पे जैसे कि तैसा लिख दिया गया है। तो ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इसमें डायरेक्ट स्पीच में कैसा लिखा गया है बातों को, एकदम प्रेजेंट में लिखा गया है ज्यादातर बातों को, कि पिछले 5 वर्षों से, सिंस कोविड के जमाने से, द सिचुएशन हालात, क्या, ऑफ द पुअर गरीबों की हालात, इन द कंट्री भारत देश में, यानी कि देश में, हैज वर्सनड मतलब कि और बदतर हो गई है। वर्सन का मतलब होता है बदतर होना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज, और ये वर्ब 3 फॉर्म वर्सन का हो गया वर्सनड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे हैज वर्सन लिखा गया है, जबकि ऊपर हमने देखा था कि हैड था, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट में था और ये प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर उनकी बातों को इनडायरेक्ट वे पे लिखा जाता ना, तो यहाँ पे हैज की जगह हो जाता हैड, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की चीजों को पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो द सीनियर लॉयर ने सबमिट किया, यानी कि अपनी बातों को उन्होंने पेश किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी फॉर द सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से, स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट किया यानी कि आपत्ति किया, स्ट्रांगली कड़ाई से आपत्ति किया, कि किस पे, मिस्टर भूषण के कंटेंशन पे, दावे पर। तो उनके जो दलील थी उसके दावे पर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, आपत्ति किया, कड़ाई से किया ऐश्वर्या भारती ने। मेंटेनिंग दैट द एनएफएसए हैड 81.35 करोड़ एलिजिबल बेनिफिशरीज। तो मेंटेनिंग का मतलब होता है कहना, कि क्या कहा उन्होंने, एनएफएसए जो कि नियम है, हमारा कानून है, हैड 81.35 करोड़ एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है पात्र, योग्य, बेनिफिशरीज अब लाभार्थी, ठीक है। बेनिफिशरीज का मतलब होता है लाभार्थी होना। तो पात्र लाभार्थी हैं, कितने हैं, 81.35 करोड़ पात्र लाभार्थी हैं। किसमें है, एनएफएसए इस नियम के अधीन है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हेड लिखा है, यहाँ पे हेड क्यों लिखा है आपको, जैसे कि मैंने बताया है, ये है हुआ होगा और उसे हेड कर दिया गया होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इट वाज, देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं है, डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। तो ये डायरेक्ट स्पीच में, कहाँ तक है डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ तक। तो मिस्टर भूषण ने जैसा कहा वैसे ही लिख दिया गया है, ठीक है। अपनी बातों को कहा है, सबमिटेड का मतलब होता है बातों को कहना। क्या कहा है उन्होंने, इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी टू प्रोवाइड 81 करोड़ पीपल सब्सिडी। तो ये है, ये क्या था, भेदभावपूर्ण था। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभावपूर्ण। तो ये भेदभावपूर्ण था कि प्रदान करना 81 करोड़ पीपल को सब्सिडी, 81 करोड़ जनता को सब्सिडी प्रदान करना भेदभावपूर्ण था। जबकि, वाइल का मतलब जबकि, 2 और 3 मोर करोड़ पीपल अंडर द सेम कैटेगरी आर एक्सक्लूडेड। जबकि 2 और 3 करोड़ पीपल, और भी पीपल, मोर मतलब और भी जनता, अंडर मतलब अधीन, किसके अधीन, सेम कैटेगरी उसी समान के श्रेणी के अधीन, आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब बाहर किया गया। तो इसमें कहना चाह रहा है कि 81 करोड़ लोगों को सब्सिडी प्रदान करना भेदभावपूर्ण था, जबकि उसी श्रेणी के 2 या 3 करोड़ से भी अधिक लोगों को बाहर रखा गया है। दे हैव नॉट डन द सेंसस सिंस 2011। दे, वो, हैव नॉट डन नहीं किए हैं, क्या नहीं किए हैं, जनगणना नहीं की है। कब से, 2011 से। Had they done it, at least 10 करोड़ more would have been found eligible। अब देखिए यहाँ पे हैड क्यों आया सामने, कुछ सोचा आपने ऐसा क्यों आया। तो फ्रेंड्स ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, यानी कि पास्ट की बातों को जब बताया जाता है कंडीशनल में, ये कंडीशनल 3 कहलाता है, ठीक है। तो कंडीशनल 3 में क्या होता है, पास्ट की बातों को इमेजिन किया जाता है और पास्ट की इमेजिनेशन के रीजन को भी इसमें बताया जाता है। तो ये आप अगर कंडीशनल सेंटेंस को पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें इफ लगाते हैं, ठीक है, इफ या वेदर लगाते हैं। तो इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट आता है और उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। और कभी कभी जब हम इफ या वेदर को हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो इसमें यही किया गया है, सेंटेंस की शुरुआत कर दिया गया है हेड से, फिर लगाया गया है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, उसके बाद किया गया मेन वर्ब, ठीक है, और उसके बाद इट का मतलब सेंसेस, ठीक है।
और उसके बाद एटलीस्ट 10 पास्ट में इमेजिन कर रहे हैं मिस्टर भूषण। क्या कह रहे हैं कि अगर ये जनगणना हो गई होती तो कम से कम 10 करोड़ ज्यादा वुड हैव बीन फाउंड, और भी ज्यादा प्राप्त होते एलिजिबल, यानी कि योग्य लोग प्राप्त होते 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग। तो ये इमेजिन कर रहे हैं मिस्टर भूषण। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों। अगर आपको पता होगा कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है तो आप समझ गए होंगे। वैसे तो मैंने आपको इसका अर्थ बता ही दिया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। कैसा लगा आपको डिस्कशन हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिए, ये मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, जय हिंद।